अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो नाम से ही पता चल रहा है, स्टेटमेंट का तो हमें पता ही है 4R90 के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं। कंडीशनल का मतलब है कि उस स्टेटमेंट के ऊपर हमने कोई कंडीशन अप्लाई कर दी। मतलब कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर कंडीशन हमने जो अप्लाई करी अगर वो ट्रू है तो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हमारी इवेलुएट हो जाए, अगर वो फॉल्स है तो हमारी कोई और पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इवेलुएट हो जाए। तो हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एज अ प्रोग्राम अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैंगोज़ का एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कॉस्ट निकाली थी, इतने मैंगोज़ की इतनी कॉस्ट है। तो अब ये वाला प्रोग्राम देखो, इसमें भी हमें कॉस्ट ही निकालनी है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने एक डिस्काउंट दे दिया। पहले हमने जैसे किया था 28 मैंगोज़ की कॉस्ट निकाली थी। अब हमने क्या किया है कि हमने ये कंडीशन रख दी कि आप 60 से ज़्यादा मैंगो लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और अगर आप नहीं लोगे तो आपको, मतलब अगर आप 60 से कम लेते हो मैंगो तो आपको डिस्काउंट 0 मिलेगा, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप 60 से ज़्यादा मैंगो लोगे। तो मैंने प्रोग्राम का नेम मैंगो डिस्क, मतलब मैंगो डिस्काउंट, मैंगो के ऊपर जो डिस्काउंट चल रहा है वैसा। तो फिर इम्प्लिसिट नन, मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं, कॉस्ट, डजन, डिस्काउंट, रियल। ऐसे रुपीज़, पैसे, क्वांटिटी, कॉस्ट इंटीजर वेरिएबल्स हो गए। बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, बस जो अब कंडीशन लगाई है वो कंडीशन अब हमें ऐड करनी है। प्रिंट करा दिया कि अब हम डजन मैंगोज़ की, मतलब 12 मैंगोज़ की कॉस्ट रीड कराएंगे और क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी के ऊपर कंडीशन लगेगी कि अगर हमारी क्वांटिटी, पहले हमारे पास 28 मैंगो थे, 28 मैंगो की कॉस्ट निकालनी थी। अब हमारे पास अगर 60 से ज़्यादा मैंगो होंगे क्वांटिटी में, तो वो आगे ना हम कितना मैंगो ले रहे हैं। अब क्वांटिटी अगर 60 से ज़्यादा है, मतलब अगर हमने 70 ले लिए, 61 ले लिए, 62 ले लिए, 60 से बस ज़्यादा लेने हैं आपने, चाहे आप एक ज़्यादा ले लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा से प्रिंट करा लिया कि वो क्या वैल्यूज़ लेता है। कॉस्ट ऑफ डजन मैंगोज, कॉस्ट डजन, क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। अगर 60 लो या 71 लो, 60 लोगे तो भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 60 से ज़्यादा लेने हैं, चाहे आप 61 ही ले लो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 0.1 का। मतलब ये डिस्काउंट नहीं है, वैसे रेट है 0.1, डिस्काउंट हमारा 10% है, तो 10% मतलब 10/100, तो हमारा हो गया 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, अगर क्वांटिटी 60 से ज़्यादा हुई तो डिस्काउंट लग जाएगा, 60 से कम हुई तो डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ इफ़ एल्स का यूज़ किया है, वो आपको अच्छे से आगे मैं बता दूंगी, एक बार आप सिर्फ प्रोग्राम अच्छे से पढ़ लो कि कैसे इसके अंदर हमें यूज़ किया है। तो इफ़ स्टेटमेंट लगाई, अंदर क्या होता है हमारा जो एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन में क्या यूज़ किया मैंने, क्वांटिटी ग्रेटर देन 60। अब यहाँ जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है, वो भी आगे आपको बताऊंगी मैं अच्छे से। तो ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 60, देन डिस्काउंट इक्वल टू 0.1। ठीक है, फिर मैंने एल्स लगाया कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 0.1। एल्स अगर नहीं है तो डिस्काउंट में क्या आ जाएगा 0.0। एंड इफ, फिर उसके बाद जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन साथ में हम डिस्काउंट वाला भी लेंगे कि 1 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉस्ट में आ जाएगा। अगर हमारे पास डिस्काउंट 0 आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 0 चला गया तो वही आ जाएगा जो कॉस्ट थी। लेकिन अगर डिस्काउंट में 0.1 है तो फ़र्क पड़ेगा ही। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में से। तो फिर आगे हमारे पास वही स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करानी है, रुपीज़, पैसे निकालने हैं। फिर हमें क्वांटिटी, रुपीज़ और पैसे प्रिंट करा देने हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में प्रोग्राम बताया था अच्छे से, आप पहले वहाँ से भी देख सकते हो और इसमें भी डिफरेंस देख सकते हो।
पिछली वीडियोस में जो मैंने प्रोग्राम कराया था मैंगोज़ का, उसमें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको इतने से ज़्यादा ही ख़रीदने हैं तो डिस्काउंट मिलेगा या कम ख़रीदने हैं तो नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ इतना था कि हमें 1 डज़न मैंगो की कॉस्ट दे रखी है तो हमें 28 की कितनी निकालनी है, या फिर हमने एक जनरल प्रोग्राम बनाया था कि 1 डज़न की हमें इतनी दे रखी है तो हमें कितने भी मैंगोज़ की कॉस्ट निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा ऐड हुई है। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर क्वांटिटी हमारी 60 से ज़्यादा है तो वो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, डिस्काउंट इक्वल टू 0.1। इसका मीनिंग तो आपको पता है कि डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर 0.1 वैल्यू असाइन हो गया। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 नहीं है तो हमारी डिस्काउंट इक्वल टू 0.0 वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब कि 0.0 जो वैल्यू है वो डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से लिखा है। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ थी, क्वांटिटीज़ का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स लगा लो, कांस्टेंट लगा लो, दो वेरिएबल, आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट था जिसको हमने कंपेयर किया है एक रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से, ग्रेटर देन की हेल्प से। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैंने ये प्रोग्राम रन करके देखा था तो इसका जो आउटपुट आया वो क्या था, ये रहा। सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया था कि टाइप कॉस्ट ऑफ डजन मैंगोज इन क्वांटिटी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ 1 डजन मैंगो की कॉस्ट रखी 350, मतलब 12 मैंगो की कॉस्ट 350। और मैंने कितने लिए मैंगो, 70। 60 से तो ज़्यादा मैंगो लिए थे ना मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डजन मैंगोज जो ये थी मैंने रियल में लिया था तो इसने यहाँ पे रियल में प्रिंट करा दिया। बाकी की ज़ीरोज़ यहाँ पर हैं। वह क्या है ना, मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसी वजह से हाफ हाफ होता है। तो क्वांटिटी 70, मतलब कि मैंने कितनी ली थी मैंगोज़, वो 70 हैं। एंड नंबर ऑफ मैंगोज़ 70 हो गए। कितने मैंगोज़ थे ये भी मैंने प्रिंट कराया था। और उसके बाद जो कॉस्ट थी हमारी वो रुपीज़ में और पैसे में अलग अलग कराई थी। मतलब 1837 तो हमारे रुपीज़ लगे और 50 हमारे पैसे लगे। अगर आप कैलकुलेशन से मैच करना चाहते हो तो आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन कर लो। जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने रीड कराई हैं वो आप इनपुट, मतलब कि जो भी यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ रीड कराई हैं वो आप डायरेक्ट पुट करके देख लेना, आपकी कैलकुलेशन यही आएगी। और अगर मैं क्वांटिटी 60 से कम ले लूँ, मतलब मैंने 50 ले ली और यहाँ कॉस्ट भी मैंने बढ़ा दी 1 डज़न मैंगो की, मतलब 12 मैंगो की कॉस्ट मैंने यहाँ लिया है 750। तो फिर यहाँ पर मेरी जो कॉस्ट आएगी वो 3125 और पैसे 0। ठीक है, यहाँ पर मेरा डिस्काउंट भी क्या रहेगा, 0। आप एक बार कैलकुलेशन करके इसे कंफर्म कर लेना। मैंने तो करी थी तो मेरा तो करेक्ट आ रहा था, आप भी एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। फोर्ट्रान 90 के अंदर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे गिवन हैं। तो जो हम फोर्ट्रान 77 के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ते थे वो ये थे। इक्वल टू लिखना था तो डॉट ई क्यू लिखते थे, लेस देन लिखना था तो एल टी लिखते थे, ग्रेटर देन लिखना हो तो डॉट जी टी डॉट लिखते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना हो तो डॉट जी ई डॉट, फिर लेस देन के लिए डॉट एल, लेस देन इक्वल टू के लिए डॉट एल ई डॉट, ऐसे नॉट इक्वल टू के लिए डॉट एन ई डॉट। लेकिन अब हमें हमारी जो फोर्ट्रान 90 है उसमें न्यू फॉर्म आई है। तो न्यू फॉर्म में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इक्वल टू के लिए ये वाला साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अब हमें पता है फोर्ट्रान 90 जो है सुपर सेट है फोर्ट्रान 77 का। मीन्स कि फोर्ट्रान 77 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फोर्ट्रान 90 के अंदर भी होंगी। तो अगर आप इनका भी यूज़ करते हो तो भी कोई एरर वो शो नहीं करेगा।
ठीक है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज़ नहीं करना है। आप फोटा 90 पढ़ रहे हो तो आपको नई चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आपको इन्हीं का यूज़ करना है। आप अलग से कोई छोटा सा प्रोग्राम बना के इनका भी यूज़ कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं। वो डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर कि उसके अंदर कंपाइलर ने जो बनाता है उसने प्रॉपर्टीज़ डाली है या नहीं डाली है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वो आउटपुट में हमें क्या देते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम दो इंटीजर वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, दो रियल वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, या दो कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई दो एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम एक रियल को एक इंटीजर से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ एरर आ जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो वो एक ही वैल्यू रिटर्न कराता है, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। जैसे a ग्रेटर देन 5, ए हमारा इंटीजर है यहाँ पर। अगर ए के अंदर वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या उससे ज़्यादा है तो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू देगा। अगर ए के पास वैल्यू 5 से छोटी है, इसका मतलब वो 5 से बड़ी तो है नहीं, तो इसका मतलब वो फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स को इन सिंबल्स में प्रॉब्लम होती है। एक होता है इक्वल टू और एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होता है हमारा इक्वल टू, और ये हम यूज़ कर लेते हैं असाइनमेंट के लिए। देखो, a इक्वल टू बी और a इक्वल टू, सॉरी असाइनमेंट वाला, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये चेक कर रहा है क्या इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। और यहाँ पर जो b की वैल्यू है, मतलब के मेमोरी बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो a के अंदर चली जाए, वो असाइन कर रहा है, चाहे उसका मन हो लेने का चाहे ना हो, उसे धक्के से दे रहा है भाई, हाँ भाई तू ले ले, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बी की यहाँ पर जो वैल्यू है वो ए के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल होंगी तो वो ट्रू दे देगा, नहीं होंगी तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, और जो भी हम एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर्स के हेल्प से बनाते हैं उन एक्सप्रेशन को हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी शायद एक चैप्टर है, 8 चैप्टर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ वैलिड एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन, और कुछ इनवैलिड के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैलिड के डिस्कस कर लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये भी वैलिड है क्योंकि हमारा ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। के इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये भी एक वैलिड है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई सी इज लेस देन सी प्लस डी प्लस एफ, ये भी हमारा वैलिड है। लेकिन बात ध्यान में रखना कि दोनों साइड एक ही टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब या तो इंटीजर होंगे या फिर रियल होंगे, ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास ई। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ सेम है या नहीं है। सेम होंगी तो हमारा ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे x इज़ लेस देन इक्वल टू 0.005, यहाँ पर x रियल है, अदरवाइज रियल नहीं होगा तो वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इट मीन्स ये वैलिड है। अब कुछ इनवैलिड के एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि इंटीजर को हम किसी भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते रियल से, तो हम एक एग्जांपल ऐसा ही ले लेते हैं इनवैलिड का कि के हमने तो इंटीजर ले लिया, ठीक है, और हमने कंपेयर कर लिया 2.5 लेस देन के। अब यहाँ पर ये तो इंटीजर है लेकिन ये क्या है, रियल है 2.5, तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बी इज लेस देन सी प्लस डी। यहाँ पर भी ये एरर शो करेगा बिकॉज
ये हमारा कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो ऑपरेटर लगाने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑपरेटर है, माइंड में रखो कि उन ऑपरेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं या फिर कैसे लिखा जाता है उनको। थोड़े से भी मिस्टेक कर दोगे तो ऐसे एरर्स आ जाएंगे ना कि आपको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ये लिख देंगे और ये कहेंगे ये तो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना। जैसे a इज इक्वल टू लेस b, अब होता तो ये है लेस देन इक्वल टू, तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इक्वल टू बाद में लेस देन लगा देंगे, कहेंगे है तो ये ऑपरेटर ही, चाहे आगे लगाओ पीछे लगाओ। ऐसा नहीं करना है, जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एरर शो कर देगा, तो गलत है ये। इसकी जगह हमें a इज लेस देन इक्वल टू b लिखना है। ठीक है, अब हम एक इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, कैपिटल इफ़। ठीक है, फिर ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस हम लगाएंगे, उसके अंदर हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, अभी हमने डिस्कस किया ना लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में, तो हमने यहाँ पर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। अगर वो ट्रू होगा तो वो ऑटोमेटिकली इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो फॉल्स होगा तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर देन लगाना भी ज़रूरी है, अदरवाइज एरर शो हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इफ़ के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर देन, फिर जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवानी है अगर वो ट्रू हो जाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन तो वो हम इफ़ के बाद लिखेंगे। एल्स का मतलब होता है कि अगर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो एल्स के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो हम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर एंड इफ़, हर इफ़ का एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोरट्रान के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये सोच के छोटी मोटी तो चीज़ है क्या एरर आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं इनके। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया इसका कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद जो एंड इफ के बाद हम जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना तो वहाँ कंट्रोल पहुँच जाएगा, एंड इफ के नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल पहुँच जाएगा। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली एंड इफ से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पहुँच जाएगा। अब इसका एक बार फ्लो चार्ट डिस्कस और कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। फ्लो चार्ट में क्या है, यहाँ पर लिख लेना इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर लिखना है, बाहर नहीं लिखना। मेरा यहाँ आ नहीं रहा तो आप ये मत समझना कि मैंने बाहर लिखा तो इसका मतलब आप भी बाहर लिख दो, ऐसा नहीं करना, अंदर ही लिखना है इसके। अब जिसको फ्लो चार्ट के बारे में नहीं पता है तो वो तो फिर आई थिंक बीएससी में भी बुक्स अवेलेबल होती हैं फोरट्रान की, फिज़िक्स में होती है, आई थिंक 4th सेम में आता है, तो आप वहाँ से भी देख लेना। सिंबल्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ इसके अंदर मैंने यहाँ लिख दिया इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू होता तो मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। ठीक है, फिर ट्रू होता है तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर ये फॉल्स होता है तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर ये सब होने के बाद हम बाहर आ जाएं, जो एंड इफ के बाद वाली स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल इफ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म ये होती है इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड इफ। इस केस में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एल्स ब्रांच
नहीं होती, मतलब एल्स के साथ जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो उसके बाद अगर वो ट्रू नहीं है तो कुछ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करा रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वो यहाँ पर नहीं होंगी। इसे हम बोलते हैं लॉजिकल इफ कंस्ट्रक्ट। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर वो एंड इफ से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल चला जाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। इजी है फ्लो चार्ट तो। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख देना अंदर। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फॉल्स हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे आएगा? वो तभी बाहर आ जाएगा ना, जैसे अगर ट्रू हो गई तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई, वो बाहर आ गया। ठीक है। अगर वो फॉल्स होता है तो वो भी हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा। तो आपको जो लाइंस कनेक्ट करनी है ना वो थोड़ी प्लीज़ ध्यान से कर लेना। इसमें भी कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से क्लियर करके बता रही हूँ एक एक चीज़। ठीक है। तो एक और फॉर्म है इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट, तो वो भी हम देख लेते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है, उसके क्या क्या जनरल फॉर्म है। देखो, इफ एल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमारे पास 3 चॉइसेस हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे कुछ भी है स्टेटमेंट, ये मैंने स्टेटमेंट ले ली। ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। और एल्स इफ में हम एक और भी रख लेते हैं स्टेटमेंट। जब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं तो भी हम एक और स्टेटमेंट रखते हैं कि एल्स इफ वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट इसका। तो इसमें करना क्या है, कैपिटल इफ, फिर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट होंगी। फिर उसके बाद एंड इफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहाँ हमारा कंट्रोल पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर हमारा जो इफ के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ट्रू नहीं है तो एल्स इफ पे जाएगा। एल्स इफ पे जाएगा तो उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स सेकंड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसका भी लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स पे जाएगा। भाई इन दोनों में से तो कुछ हुआ नहीं और हमें फिर लास्ट चांस तो यही रह गया कि एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा देंगे। ना तो ये हाथ लगा ना ये हाथ लगा, तो कुछ हाथ नहीं लगा तो यही लिख दो। बोलते नहीं है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल इसका पता चल गया होगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो इफ एल्स इफ का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम 2 स्टेटमेंट्स को चेक कर लें। मीन्स पहले वाले में कोई और लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। और फिर हम चाहते हैं कि उसी में ही हम एक और एक्सप्रेशन चेक कर ले कोई और, तो हमने एक और लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। ये ध्यान रखना एल्स इफ के अंदर स्पेस नहीं आता, ना ही एंड इफ के अंदर आता। और दोनों के बाद हमें देन यूज़ करना है, चाहे इफ हो चाहे एल्स इफ हो। लेकिन एल्स के बाद हमें देन यूज़ नहीं करना है। और इसको लिखने का क्या तरीका है अच्छे वे में, इफ लिखा आपने, इफ़ की स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी है वो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ दिख रहा है आपको स्पेस, इतना स्पेस दिया है, फिर लिखा है। फिर एल्स इफ बिल्कुल नीचे इफ़ के, स्पेसिंग वाइज बता रही हूँ। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर देन, फिर थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि वो एल्स इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। अब फिर एल्स इफ के डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एल्स लिखा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स होंगे थोड़ा सा स्पेस देके मैंने ये लिख दिया।
ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई प्रोग्राम पढ़ रहा है तो आपको उसको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सी स्टेटमेंट्स इफ़ के कोरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट होने वाली हैं, कौन सी स्टेटमेंट एल्स इफ के कोरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट होंगी, या कौन सी स्टेटमेंट एल्स के कोरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप ये ऐसे नहीं भी लिखते हो तो भी आपका एरर नहीं आएगा, लेकिन वो होता है ना, एक लिखने का तरीका होता है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखें तो सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा भी लगे और वो मार्क्स भी दे दे। तो हमें इस तरीके से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए समझने में भी और समझाने में भी। ठीक है, तो हम इसका फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट बिल्कुल ईजी सा ही है। जैसे इसमें लिख दिया मैंने, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 1 वाली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर फॉल्स होता है तो हम फिर से एक लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करेंगे एल्स इफ वाला। अगर वो ट्रू होता है तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स सेकेंड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो एल्स इफ वाला भी फॉल्स होता है तो लास्ट चांस हमारे पास क्या रह गया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 3 वाला ही। वो सब एग्जीक्यूट हो जाएं फिर सारे कहाँ आ जाएंगे हमारे, बाहर। ठीक है, तो जो लाइंस मैं यहाँ जोड़ रही हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से जोड़ना। मैं बारी बारी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही मार खा जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है इफ़ स्टेटमेंट की, सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें ना देन यूज़ करना ना एंड इफ़ यूज़ करना। वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होती है, तब हम सिंपल फॉर्म इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे अब यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, अगर यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो ये फॉर्म करेक्ट है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो ये बहुत लंबा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे, क्या करना है, इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसके बाद सीधा स्टेटमेंट जो भी हमने एग्जीक्यूट करानी है। जैसे मैंने लिखा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन हो जाए। जैसे ए में मान लो 3 है और बी में मान लो 2 है। अब ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब ए के अंदर 3 वैल्यू है और बी के अंदर 2 वैल्यू है। अब 3 तो 2 से बड़ा है तो मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू देगा, और अगर ये ट्रू है तो बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन हो जाएगी। अब बी की वैल्यू 2 है तो ए के अंदर असाइन क्या हो जाएगी, 2। तो इसका आउटपुट ये आएगा, ए इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट होनी चाहिए इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग। तब हमें ना तो देन की यूज़ करना है और ना ही हमें एंड इफ यूज़ करना है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट है तो भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन हो गई, फिर एंड इफ, और यहाँ देन लगाना मत भूलना। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल तरीके से जो मैंने अभी बताया शॉर्ट वे में वैसे भी लिख सकते हैं, आपका कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है,